मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर नंबर 5 है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। इसके पहले पिछला 4 लेक्चर हो चुका है, जिसमें हम डीएनए, आरएनए, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल और डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम आप लोग पढ़ाएंगे ट्रांसक्रिप्शन। तो चलिए पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन बहुत लेंथी टॉपिक है, कंसेप्चुअल है, समझना पड़ेगा। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डीएनए से आरएनए में बदलना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से आरएनए में बदलना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। इस आरएनए में हम एमआरएनए, आरएनए, टीआरएनए, एसएनआरएनए मतलब स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, एचएनआरएनए हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए को बना सकते हैं। इसमें एंजाइम लगता है। एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। प्रोसेस का नाम ट्रांसक्रिप्शन है। डीएनए से आरएनए को बदलना। इस आरएनए में हम एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, एसएनआरएनए, एचएनआरएनए को बना सकते हैं। कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट के अंदर और यूकैरियोट के अंदर। प्रोकैरियोट के अंदर चलता है साइटोप्लाज्म और यूकैरियोट के अंदर चलता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। एनसीईआरटी इसका डिफिनेशन लिखती है। डीएनए भी एक न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए भी एक न्यूक्लिक एसिड है। कॉपी ऑफ one nucleic acid to another nucleic acid मतलब एक न्यूक्लिक एसिड को दूसरे न्यूक्लिक एसिड में कन्वर्ट करना या कॉपी करना भी ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज लगता है। प्रोकैरियोट के अंदर साइटोप्लाज्म चलता है, यूकैरियोट में न्यूक्लियोप्लाज्म चलता है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो पॉलीमराइजेशन करता है, पॉलीमराइजेशन 5:3 डायरेक्शन, 5:3 डायरेक्शन। इस पॉलीमराइजेशन में मोनोमर से पॉलीमर में कन्वर्ट करता है। मोनोमर में पॉलीमर करता है। मोनोन्यूक्लियोटाइड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड अब इसमें होता है राइबो न्यूक्लियो मोनोफॉस्फेट। राइबोन्यूक्लियो मोनोफॉस्फेट में जैसे UMP
CMP AMP GMP, ये कन्वर्ट हो जाता है 2 फास्फेट जुड़ के UTP CTP ATP GTP, इन सबको कहते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, जो एक्ट एज ए सबस्ट्रेट या एक्ट एज ए एनर्जी सोर्स की तरह काम करते हैं। तेरा नोट करिए। सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा डीएनए से आरएनए को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज लगता है। ये पॉलीमराइजेशन 5:3 डायरेक्शन में करता है, जो मोनोमर को पॉलीमर में कन्वर्ट करता है, मोनोन्यूक्लियोटाइड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करता है, जैसे राइबोन्यूक्लियो मोनोफॉस्फेट, यूएमपी CMP AMP GMP को 2 फास्फेट जोड़ के UTP CTP ATP GTP बदलता है। राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, जो एक्ट एज ए सबस्ट्रेट एंड एनर्जी सोर्स काम करते हैं। ठीक है, अब आता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के बारे में। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज मिटा दें इतना। मिटाएं। ट्रांसक्रिप्शन ऐसा प्रोसेस जो एक न्यूक्लिक एसिड को दूसरे न्यूक्लिक एसिड में कन्वर्ट करता है और एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता पड़ती है। डीएनए से आरएनए जो कन्वर्ट होता है तो ये mRNA tRNA rRNA में बनता है। snRNA स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, HNRNA हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए में भी बदलता है। अब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के बारे में कुछ जानेंगे। जो एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट, इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में कैसे होते हैं? इन यूकैरियोट, यूकैरियोट के अंदर कैसे होते हैं? तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को प्रोकैरियोट के अंदर देखें तो ये 1 टाइप के होते हैं, और यूकैरियोट के अंदर देखिए तो ये 3 टाइप के होते हैं। प्रोकैरियोट में 1 टाइप, यूकैरियोट में 3 टाइप। जो ट्रांसक्रिप्शन की जो स्टेप है, ट्रांसक्रिप्शन के जो स्टेप है वो 3 है। इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, तीसरा है टर्मिनेशन। स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो प्रोकैरियोट के अंदर जो इनिशिएशन होता है, इनिशिएशन
और इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन ये कैसे होता है? इनिशिएशन होता है, एक फैक्टर काम करता है जो जिसका नाम होता है सिग्मा फैक्टर, इनिशिएट करता है। इलॉन्गेशन में 2 अल्फा बीटा बीटा डैश इलॉन्गेशन करता है। टर्मिनेशन रो फैक्टर टर्मिनेट कराता है, रोकता है। मतलब इनिशिएशन सिग्मा फैक्टर करता है, फिर इलॉन्गेशन जब होता है तो सिग्मा फैक्टर हट जाता है, इलॉन्गेशन होता है 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा डैश द्वारा, टर्मिनेशन सिग्मा फैक्टर द्वारा होता है। प्रोकैरियोट के अंदर प्रोकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के होते हैं। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के होते हैं यूकैरियोट के अंदर। पहला आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड फर्स्ट ये क्या करता है? ये आरएनए को बनाता है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए। यूकैरियोट में आरएनए होता है 5s 18s 28s, 5s 80s 28s में 5.8 है, सॉरी 5.8s 18s और 28s। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड में एचएनआरएनए से एमआरएनए मतलब बनाता है एचआरएनए, वो एचआरएनए से एमआरएनए बदल जाता है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट 5.8s 18s 28s, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एचआरएनए एमआरएनए, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो बनाता है टीआरएनए एसएनआरएनए और ये बनाता है 5sRNA 5s। और एसएनआरएनए क्या है? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के 2 पार्ट देखे। प्रोकैरियोट में 1 होता है, यूकैरियोट में 3 होता है। प्रोकैरियोट में इनिशिएशन इलॉन्गेशन टर्मिनेशन दोनों में सेम होते हैं स्टेप। इनिशिएशन सिग्मा फैक्टर करता है, इलॉन्गेशन 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा डैश द्वारा होता है, टर्मिनेशन रो फैक्टर करता है। आगे नंबर यूकैरियोट के अंदर 3 टाइप के होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट वाला आरआरएनए का सिंथेसिस करता है जिसमें 5.8s 18s 28s। सेकेंड वाला एचएनआरएनए करता है जो बदल जाता है एमआरएनए में। थर्ड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड वाला बनाता है टीआरएनए एसएनआरएनए 5s। एसएनआरएनए मतलब होता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, एचएन का होता है हेट्रो न्यूक्लियर आरएनए, हेट्रो न्यूक्लियर आरएनए। नोट करिए। ठीक है, दिख रहा है। मिटाए मिटा दें, मिटाइए। आवाज आ रही है, सुना दे रहा है हमको।
इनिशिएशन। सबसे शुरू में हमने पढ़ा डीएनए से आरएनए को बदलना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज लगता है। इस आरएनए में एमआरएनए, आरएनए, टीआरएनए, एसएनआरएनए, एचएनआरएनए में बदल सकता है या बदलता भी है। और आरएनए पॉलीमराइज करता है 5:3 डायरेक्शन में। और राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एक्ट एज ए सबस्ट्रेट एंड एनर्जी सोर्स भी काम करता है। अगला नंबर पड़ा आरएनए पॉलीमरेज कि आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट में कैसा होता है, यूकैरियोट में कैसा होता है। पहले इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे डीएनए से आरएनए बदलता कैसे है। ठीक है, अगले नंबर पे हम डीएनए को बनाते हैं। डीएनए डीएनए 3' 5' 5' फिर 3'। थ्री डैश टू 5' 5' टू 3'। आगे यहाँ पे एक रीजन होता है जिसे कहते हैं प्रमोटर रीजन। यहाँ पे होता है टर्मिनेटर रीजन। ठीक, प्रमोटर रीजन बाबा लिख ही देते हैं। प्रमोटर रीजन, प्रमोटर रीजन, ये होता है टर्मिनेटर रीजन। जो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रोकता है और यहाँ से इनिशिएट होता है। अच्छा, 3' 5' इनको इसे कहते हैं हम नॉन कोडिंग स्टैंड। नॉन कोडिंग स्टैंड इसे कहते हैं कोडिंग स्टैंड। कोडिंग स्टैंड, नॉन कोडिंग स्टैंड को टेम्पलेट स्टैंड भी कहते हैं। इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसी के पास होता है नॉन कोडिंग स्टैंड में। ट्रांसक्रिप्शन में भी 3' टू 5' वाला ही जाता है। और जो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट मतलब प्रमोटर रीजन कहाँ है, टर्मिनेटर के, वो अकॉर्डिंग टू कोडिंग स्टैंड को बताते हैं। मतलब रेफरेंस पॉइंट कोडिंग स्टैंड को मानते हैं। अगर कोडिंग पॉइंट के रेफरेंस देखते हुए कहें तो हम प्रमोटर रीजन को 5' पे बताएंगे, टर्मिनेटर को 3' पे बताएंगे। ठीक है, प्रमोटर रीजन 5' पे और टर्मिनेटर रीजन 3' पे। इसके बारे में बताते हैं। पहले प्रमोटर रीजन पढ़ रहा है, उसके बाद टर्मिनेटर रीजन, तो ये पहले पढ़ा, इसलिए आप स्ट्रीम पोजीशन पे, आप स्ट्रीम पोजीशन जो रेफरेंस है उसे कोडिंग स्टैंड को मानते हुए देखेंगे। तो पहले प्रमोटर रीजन, उसके बाद टर्मिनेटर रीजन। तो अप स्ट्रीम पोजीशन पे प्रमोटर रीजन, डाउन स्ट्रीम पोजीशन पे टर्मिनेटर रीजन। डाउन स्ट्रीम पोजीशन, अगले नंबर पे प्रमोटर रीजन 5' इन द कोडिंग स्टैंड, 5' इन द कोडिंग स्टैंड। टर्मिनेटर रीजन 3' इन द कोडिंग स्टैंड। मतलब रेफरेंस पॉइंट कोडिंग स्टैंड को ही मानेंगे। 3' इन द कोडिंग स्टैंड, बार बार कोडिंग के लिए नहीं, इसलिए रेफरेंस पॉइंट उसी को माना गया है। ठीक है, प्रमोटर रीजन क्या करता है, इट प्रोवाइड साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। इट प्रोवाइड
it provide binding site of RNA पॉलीमरेज। मतलब प्रमोटर रीजन एक बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है आरएनए पॉलीमरेज को जुड़ने के लिए। यह साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज, साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन है। अपस्ट्रीम पोजीशन पे होता है 5' एंड ऑफ कोडिंग स्टैंड होता है। इट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है। डाउनस्ट्रीम पोजीशन में टर्मिनेटर रीजन पे, डाउनस्ट्रीम पोजीशन 3' एंड ऑफ कोडिंग स्टैंड आई टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन, टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन मतलब ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट करना रोक देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्योर एनसीईआरटी में दिया हुआ। ठीक है। मतलब पहले हमने डीएनए का यूकैरियोटिक कोई भी डीएनए का मतलब चाहिए यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक डीएनए को हमने बनाया। डीएनए बनाने के बाद इसके स्टैंड को डिसाइड किया 3' to 5' वाला नॉन कोडिंग स्टैंड, इसे टेम्पलेट स्टैंड भी कहते हैं। 5' to 3' वाला कोडिंग स्टैंड। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन 3' to 5' वाला ही ट्रांसक्रिप्शन में क्यों जाता है, क्योंकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसे पास होती है। ठीक है। अब इसमें दो रीजन आए, एक प्रमोटर रीजन, एक टर्मिनेटर रीजन। जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होता है प्रमोटर, जहाँ पे एंड हो जाता है टर्मिनेटर। अब कोडिंग स्टैंड को रेफरेंस मानते हुए प्रमोटर रीजन के बारे में बताया और इसी को रेफरेंस मानते हुए टर्मिनेटर रीजन को बताया। प्रमोटर रीजन पहले पढ़ रहे इसलिए अप स्ट्रीम पोजिशन पे, डाउन स्ट्रीम टर्मिनेटर रीजन बाद पड़ता है डाउन स्ट्रीम पोजिशन से लेकर। ये पड़ता है 5' एंड ऑफ कोडिंग स्टैंड, 3' एंड ऑफ कोडिंग स्टैंड टर्मिनेटर रीजन। इट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज, इट टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन। ओके, नोट करिए इतना। इसके बाद अब एक दिक्कत आती है, साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा तभी ट्रांसक्रिप्शन को शुरुआत करेगा, तभी ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होगा। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज को कैसे पता चलेगा कि हमको, मतलब आरएनए पॉलीमरेज को कैसे पता चलेगा कि हमको प्रमोटर रीजन पे आके जुड़ना है जहां हमारी साइट है और हमको ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करना है। कैसे पता चलता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये आरएनए पॉलीमरेज को कैसे पता चलेगा कि हम प्रमोटर रीजन पे जाके जुड़ के ट्रांसक्रिप्शन को कराना है, इसके लिए आगे पढ़ेंगे। ये पॉइंट प्योरली एनसीईआरटी में आगे जो पढ़ाया जा रहा है एनसीईआरटी तो नहीं है, लेकिन पूछा बहुत जाता है। ठीक है, इतना नोट करिए। ठीक है। अब बीच में जो जीन होते हैं इसे हम मान लो 1 2 3, इसे हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन या सिस्ट्रोम। डीएनए का वह सेगमेंट जो 1 पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करे, जो फंक्शनल हो। स्ट्रक्चरल जीन या सिस्टम स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए जो 1 पॉलीपेप्टाइड को कोड करे वो होता है स्ट्रक्चरल जीन या सिस्टम। स्ट्रक्चरल जीन या सिस्टम। अच्छा, प्रमोटर रीजन, टर्मिनेटर रीजन और स्ट्रक्चरल जीन, प्रमोटर रीजन, टर्मिनेटर रीजन और स्ट्रक्चरल जीन को मिला के हम इसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एक प्रमोटर रीजन, एक टर्मिनेटर रीजन और मोर देन 1, एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन या इसे को बोलेंगे सिस्ट्रोम। अब नोट करिए बढ़िया।
प्रमोटर रीजन जहाँ से इनिशिएट होता है, जो बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है आरएनए पॉलीमरेज के लिए। टर्मिनेटर रीजन जो टर्मिनेट करता है ट्रांसक्रिप्शन को। 3' इंड ऑफ कोडिंग स्टैंड होता है, 5' इंड ऑफ कोडिंग स्टैंड होता है, डाउन स्ट्रीम पोजिशन में होता है, अप स्ट्रीम पोजिशन में। प्रमोटर, स्ट्रक्चरल, टर्मिनेटर, ये तीनों ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होते हैं। और प्रमोटर रीजन पे साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज, और यहाँ यही को स्टार्ट साइट भी कहते हैं। स्टार्ट साइट मतलब ट्रांसक्रिप्शन यहीं से स्टार्ट होता है। अब बताएं कि आरएनए पॉलीमरेज को कैसे पता चलता है कि हमें प्रमोटर रीजन पे आके जुड़ना है और ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करना है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, इतना नोट करिए। मिटाएं, ठीक है मिटाते हैं। तो शुरू में हमने पढ़ा डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन होता है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज लगता है। राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एक्ट एज ए सबस्ट्रेट की तरह काम करता है। और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट में 1 टाइप होता है, यूकैरियोट में 3 टाइप का होता है। प्रोकैरियोट में 1 टाइप, और जो इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन 3 स्टेप होते हैं। इनिशिएशन सिग्मा फैक्टर करता है, इलॉन्गेशन 2 अल्फा प्लस बीटा डैश करता है, जिसे कोर एंजाइम कहते हैं। तो छूट गया, कोर एंजाइम कहते हैं, कोर एंजाइम कहते हैं। और रो फैक्टर टर्मिनेट करता है, रुकता है। और यूकैरियोट में हमने पढ़ा 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट वाला आरएनए का सिंथेसिस करता है 5.8s, 18s, 28s आरएनए। सेकेंड वाला आरएनए पॉलीमरेज, सेकेंड वाला एचएनआरएनए को बनाता है, जो बाद में एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा वाला आरएनए पॉलीमरेज टीआरएनए, एसएनआरएनए और 5s आरएनए का फॉर्मेशन करता है। आगे हमने डीएनए के बारे में पढ़ा, जो डीएनए के पूरा पढ़ा, जो 3' 5' नॉन कोडिंग स्टैंड, 5' 3 कोडिंग स्टैंड। अब कोडिंग स्टैंड को रेफरेंस मानते हुए हमने बताया कि 5' इंड पे प्रमोटर रीजन, 3' इंड पे टर्मिनेटर रीजन। प्रमोटर रीजन बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है आरएनए पॉलीमरेज के लिए, और 3' इंड पे टर्मिनेटर रीजन जो 3' इंड पे होता है वो टर्मिनेट करता है ट्रांसक्रिप्शन को। बस अब प्रमोटर रीजन पे साइट होता है आरएनए पॉलीमरेज का, यहीं से स्टार्ट होता है। अब प्रोकैरियोट के अंदर या यूकैरियोट के अंदर या दोनों के अंदर कैसे पता चलेगा कि प्रमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज का साइट है, वहीं पे हमको जुड़ना है और ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करना है। तुमने डीएनए बनाया था, और इसे हमने लिया था 3' इंड 5' इंड 5' इंड 3' इंड। यहाँ पे मैंने बनाया था प्रमोटर रीजन, यहाँ हमने बनाया था टर्मिनेटर रीजन, और ये तीनों मिला के 1 2 3 स्ट्रक्चरल जीन या सिस्ट्रोम। ठीक। प्रमोटर रीजन प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। ये तो पता है, हमको पता है कि यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि पहले जानते हैं। आरएनए पॉलीमरेज को कैसे पता चलेगा कि हमें प्रमोटर रीजन पे जाकर जुड़ना, तो यूकैरियोट के अंदर कैसे पता चलता है? तो आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्निशन स्टार्ट साइट, आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्निशन स्टार्ट साइट। आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्निशन स्टार्ट, आरएनए पॉलीमरेज को रिकॉग्नाइज के लिए स्टार्ट साइट प्रोकैरियोट के अंदर, इन प्रोकैरियोट और इन, चलो प्रोकैरियोट के पहले देखते हैं। इन प्रोकैरियोट के अंदर और एक यूकैरियोट के अंदर। तो स्टार्टिंग साइट से, ये तो स्टार्ट साइट है। प्रोकैरियोट के अंदर कैसे पता चलता है? स्टार्ट साइट है,
स्टार्टिंग साइड से 10 नाइट्रोजनस बेस पहले 10 नाइट्रोजनस बेस पहले स्टार्टिंग साइड से 10 नाइट्रोजनस बेस पहले एक 6 नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस होता है। 6 नाइट्रोजनस बेस का एक सीक्वेंस होता है टाटा एटी 1 2 3 4 5 6 6 नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस होता है टाटा एटी 6 नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस होता है जो प्रोकैरियोट के अंदर वो इंडिकेट करता है कि आरएनए पॉलीमरेज इधर है और प्रोकैरियोट में पता और आरएनए पॉलीमरेज को पता चल जाता है कि हमें आगे नहीं जुड़ना है। स्टार्टिंग साइड से 10 नाइट्रोजनस बेस पहले 6 नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस होता है टाटा एटी, जिससे प्रोकैरियोट के अंदर आरएनए पॉलीमरेज को पता चलता है कि हमें यहीं पर आके जुड़ रहा है। इम्पॉर्टेंट इसका नाम है। स्टार्टिंग साइड से 10 नाइट्रोजनस बेस पहले 6 नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस होता है टाटा एटी, इसे कहते हैं प्रिबिनोबॉक्स। डायरेक्ट पूछा जाता है प्रिबिनोबॉक्स किसमें होता है, तो प्रोकैरियोट बताएं। अब यूकैरियोट के अंदर देख लें, इन यूकैरियोट इसमें भी ऐसे ही है। स्टार्टिंग साइड से इसमें 20 नाइट्रोजनस बेस पहले 20 नाइट्रोजनस बेस पहले एक 7 नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस होता है। 7 नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस होता है TA 1 2 3 4 5 6 7 7 नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस होता है जिसे टाटा बॉक्स या हॉजनेस टाटा बॉक्स या हॉजनेस बॉक्स कहते हैं। दिखाई दे रहा है नहीं, देखने के बाद नहीं पता लगा हम लिख थे, दिखाई नहीं दी। ठीक है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, एकदम जबरदस्त। ये तो गिरना तय ही रहता है, कहाँ चला गया? हाँ, यहाँ यहीं नहीं दिखाई दे रहा, सुबह टाइम है ना अभी, इसलिए कुछ दिखाई नहीं देता है। समझ लिया। आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्निशन साइट प्रोकैरियोट के अंदर स्टार्टिंग साइट से 10 नाइट्रोजनस बेस पहले 6 नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस होता है TATA टाटा एटी, ऐसे याद करेंगे। और उस बॉक्स जिसे हम कहते हैं प्रिबिनो बॉक्स, यूकैरियोट के अंदर स्टार्टिंग साइट से 20 नाइट्रोजनस बेस पहले एक सीक्वेंस होता है 7 नाइट्रोजनस बेस का TATA टाटा ट्रिपल ए, इसे कहते हैं टाटा बॉक्स और हॉजनेस बॉक्स। बहुत बढ़िया। अब एक बार समराइज करते हैं। सबसे पहले मैं देखा डीएनए से आरएनए को बनना ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में mRNA, rRNA, tRNA, snRNA, hnRNA का हम फॉर्मेशन कर लेंगे। एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज लगेगा। ओके, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो पॉलीमराइजेशन होगा 5:3 डायरेक्शन में, पॉलीमराइज होकर राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट बनेगा जो सबस्ट्रेट की तरह यूज होगा और वही एनर्जी सोर्स की तरह भी यूज होगा। प्रोकैरियोट में देखा तो साइटोप्लाज्म में होता है, यूकैरियोट में देखा तो न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस में होता है। यह प्रोसेस 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। अब देखा गया कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट के अंदर 1 टाइप के, यूकैरियोट में 3 टाइप के। प्रोकैरियोट में इनिशिएशन सिग्मा फैक्टर
और 2 अल्फा प्लस बीटा डैश, जिसे कोर एंजाइम कहते हैं, छूट गया लिखने में, लेकिन 2 अल्फा प्लस बीटा डैश कोर एंजाइम जो इलोंगेट करेगा, इलोंगेशन करेगा, उस समय जब इलोंगेट होता है सिग्मा फैक्टर छूट जाता है। आगे टर्मिनेशन में रो फैक्टर जो टर्मिनेट करता है। अगले नंबर पे आया यूकैरियोट के अंदर 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट वाला आरएनए का सिंथेसिस करता है 5.8s, 18s मतलब 18s, 28s। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एचएनआरएनए बनाता है, जो फिर कन्वर्ट होता है एमआरएनए में, क्योंकि एचएनआरएनए अनस्टेबल होता है। प्रिकर्सर आप अभी बताएंगे, प्रिकर्सर आप एमआरएनए होता है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी उसे कहते हैं। थर्ड वाला आरएनए पॉलीमरेज, थर्ड वाला वो बनाता है टीआरएनए, एसएनआरएनए, 5SRNA। ठीक है, ये पूरा एनसीआर के दिया। अगले नंबर पे जो हम डीएनए बनाया, डीएनए में देखा 2 स्टैंड, 3-5, 5-3, 3-5 नॉन कोडिंग स्टैंड, जिसे टेम्पलेट, जिसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसी के पास होती है, ट्रांसक्रिप्शन में वही पार्टिसिपेट करता, वही जाता है। दोनों नहीं जाते हैं, क्योंकि अगर ट्रांसक्रिप्शन में दोनों जाएंगे तो पूरे ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी को ख़राब कर देंगे, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड डीएनए कभी ट्रांसक्रिप्शन में नहीं जाता है। अगले नंबर पे और क्या पढ़े थे, हाँ बनाए 5 डैश प्रमोटर रीजन, टर्मिनेटर रीजन, 3 डैश नॉन कोडिंग स्टैंड, 5 डैश कोडिंग स्टैंड। अब कोडिंग स्टैंड को रेफरेंस मानते हुए बताएंगे 5 डैश इन पे प्रमोटर रीजन होता है, 3 डैश इन पे टर्मिनेटर। बहुत शुरू पढ़ाएं, सब चीज़ समझ में आनी चाहिए, सब चीज़ ऐसे याद होनी चाहिए, क्योंकि याद ही रहेगा तब काम आएगा, दिमाग में सब चीज़ नहीं होती। बोर्ड पे कॉपी में सब चीज़ें लिखी रहती हैं, दिमाग में रहता है तब कॉन्फिडेंस और आता है। ठीक है, 5 डैश इन पे प्रमोटर रीजन, 3 डैश इन पे टर्मिनेटर रीजन। अब 5 डैश इन, ठीक है, और प्रमोटर रीजन प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज, और 3 डैश इन जो टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन। ओके, अब आरएनए पॉलीमरेज को, अरे भाई यही बहुत गिरा, आरएनए पॉलीमरेज को कैसे पता चलेगा कि हमको ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए प्रमोटर रीजन पे जुड़ना है। प्रोकैरियोट में देखा तो स्टार्टिंग साइट से 10 नाइट्रोजनस बेस, पहले एक सीक्वेंस होता है 6 नाइट्रोजनस बेस का, टाटा एटी, जिसे हम प्रिग्नोवाक्स कहते हैं। आरएनए पॉलीमरेज उसी को देख के समझ जाता है कि हमको यहाँ आके जुड़ना है। यूकैरियोट में देखा तो स्टार्टिंग साइट से 20 नाइट्रोजनस बेस, पहले 7 नाइट्रोजनस बेस का, 7 नाइट्रोजन, ये ऐसा एक सीक्वेंस होता है, टाटा ट्रिपल ए, इसे कहते हैं टाटा बॉक्स और हॉजनेस बॉक्स। पूरा अभी तक इतना ही पढ़ा है, इसे भी नोट कर लीजिए, तब फिर आगे हम देखें। कितना समय हो गया, 38 मिनट, 38 मिनट। अच्छा, एनसीईआरटी का सवाल पूछ दिए, अगर 3-5, हाँ 3-5 अब अगर हम प्रमोटर रीजन और टर्मिनेटर रीजन को स्विच कर दें, स्विच द पोजीशन ऑफ टर्मिनेटर एंड प्रमोटर रीजन, इफ, कहाँ लिखें, यहाँ लिख दें, सामने स्ट्रक्चर भी बना है उससे समझ में जाए। एनसीईआरटी आस्क, हमसे सवाल पूछती है, सिर्फ हमसे, अभी इफ प्रमोटर रीजन को टर्मिनेटर रीजन मतलब स्विच द पोजीशन, पूछती है अगर प्रमोटर रीजन और टर्मिनेटर को स्विच कर दें, मतलब पलट दें, यहाँ ऐसे पलट दें, तो मतलब 3 वाला इधर चला जाएगा, 5 वाला इधर आ जाएगा, 5 वाला इधर चला जाएगा, 3 वाला इधर आ जाएगा। थोड़ा बना के देख लेते हैं तो समझ में आएगा। आज रिजल्ट बता देते हैं, पहले भी तो उसके समझाते हैं।
प्रमोटर रीजन और टर्मिनेटर रीजन के पोजीशन के स्विच करें तो क्या हो जाएगा, तो डिफिनेशन ऑफ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग स्टैंड चेंज हो जाएगी। डिफिनेशन ऑफ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग स्टैंड चेंज कैसे। अच्छा, चेंज प्रमोटर को इधर कर दें, टर्मिनेटर को इधर कर दें, बना के देख लेते हैं, समझ में जाएगा। यहाँ 3 डैशिंग था, यहाँ 5 डैशिंग था, यहाँ 5 डैशिंग था, यहाँ 3 डैश, सब चेंज कर दिया तो 3 डैशिंग इधर पहुँच गया, 5 डैशिंग इधर आ गया। यहाँ प्रमोटर था तो प्रमोटर यहाँ आ गया, यहाँ 5 था तो यहाँ 5 आ जाएगा, और यहाँ 3 था 3 यहाँ आ जाएगा। प्रमोटर उधर चला गया, टर्मिनेटर इधर चला गया। डिफिनेशन ऑफ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग स्टैंड, तो नॉन कोडिंग स्टैंड वाला 3:5 इंड वाला होता है, तो हो जाएगा नॉन कोडिंग और ये हो जाएगा कोडिंग। ये जाएगा कोडिंग, ये जाएगा नॉन कोडिंग, चेंज हो गया पूरा। 3:5 डेज, 5:3 डेज। पूरा रिवर्स हो गया, ठीक। डायरेक्ट याद रखेंगे, डिफिनेशन ऑफ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग स्टैंड को चेंज हो जाएगा अगर प्रमोटर और टर्मिनेटर रीजन को स्विच कर दें। प्रमोटर टर्मिनेटर रीजन को स्विच कर दें, मतलब यहाँ अगर हम प्रमोटर कर दें, यहाँ टर्मिनेटर कर दें, तो बदल जाएगा, ठीक। यस मन अब मिटा। अब प्रोसेस के देखते हैं कैसे डीएनए से हमारा नहीं बनता है। कितना मिनट हो गया भाई, 42 मिटाए। ये वाला इम्पोर्टेंट है, सेटम दिया नहीं लेकिन ऑप्शन में डाल देते हैं, सवाल पूछते हैं, जब नहीं सही जाता है तब भी ऑप्शन में डाल देते हैं। इतना चालाक, कंफ्यूज करने के लिए। ये क्या आ गया, ओके। आगे देखिए, अब ट्रांसक्रिप्शन होगा, पूरा फॉर्मेशन आ गया है। यहाँ पे अच्छा, प्रोकैरियोट में अब जो ट्रांसक्रिप्शन बताएंगे यूकैरियोट के डबल स्टैंड में। प्रोकैरियोट में क्या होगा, जैसे डीएनए की स्टैंड है, उसमें तो साइटोप्लाज्म में होगा, स्टैंड है नॉन कोडिंग वाला, 3:5 डैशिंग वाला जाएगा, सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा, इनिशिएट हो जाएगा, उसके बाद हट जाएगा, तो 2 अल्फा प्लस बीटा डैश जाएगा, इसे कहेंगे कोर एंजाइम, इलांगेट करते जाएगा, यहाँ पे रो फैक्टर होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, और नेसेंट आरएनए नेसेंट आरएनए फॉल्स और एमआरएनए बन जाएगा। बस इसमें और कोई ज़्यादा वो नहीं, हो गया प्रोकैरियोट के अंदर। दिक्कत है यूकैरियोट के अंदर, दिक्कत क्या मतलब समझने वाला, यूकैरियोट के अंदर हो गया प्रोकैरियोट का सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा, इनिशिएट होगा, 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा डैश जुड़ेगा तो सिग्मा फैक्टर हट जाएगा, और इलांगेट होगा, इलांगेशन चलेगा, इसे कोर एंजाइम कहते हैं। लास्ट में आएगा टर्मिनेटर रीजन, तो रो फैक्टर जुड़ के ट्रांसक्रिप्शन को रोक देगा, और नेसेंट एमआरएनए फॉल्स अप, ओके खत्म। अच्छा, एक जरूरी बात यह है कि जैसे
प्रोकैरियोटिक डीएनए के अंदर, प्रोकैरियोटिक डबल स्ट्रैंड डीएनए के अंदर पूरा डीएनए फंक्शनल होता है। तो दो पार्ट होते हैं, एक फंक्शनल एक नॉन फंक्शनल पार्ट। प्रोकैरियोट के अंदर पूरा एक्सॉन 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 ही होता है, तो इसमें किसी प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी प्रोसेस अब आई कैसे बताएं प्रोसेसिंग क्या है, जब इसे डबल स्ट्रैंड को यूकैरियोट में बता देंगे तो समझ में आएगा कि इसमें होगा वही प्रोसेसिंग, इसके अंदर नहीं हो, क्योंकि करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें पूरा डीएनए फंक्शनल है, किसी को हटाना किसी को जोड़ना नहीं। यूकैरियोट एक्सॉन फंक्शनल पार्ट है, मतलब जो कोई पॉलीपेप्टाइड चेन कोड करेगा, तो इसमें कोई प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। टेलिंग, कैपिंग, स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट कुछ नहीं जरूरत पड़ती है, सब जगह सेम टाइप। और सिस्टम हमने बताया जो पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करे, वन पॉलीपेप्टाइड इनमें देखो कहीं बीच में इंटरप्शन नहीं है, सब जगह इन जगह सब पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करेगा, तो इसलिए इसे पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। जबकि यूकैरियोट के अंदर इंट्रॉन दो इंट्रॉन के बीच में एक्सॉन, मतलब इंट्रॉन वाला नॉन फंक्शनल पार्ट ऐसे दिया है यूकैरियोटिक डबल स्ट्रैंड डीएनए में, क्योंकि म्यूटेशन से बचा सके। बहुत सारा पार्ट डबल स्ट्रैंड डीएनए में नॉन ही फंक्शनल है, 99.9% यूकैरियोटिक डीएनए का जो पार्ट होता है नॉन फंक्शनल होता है, 0.1% फंक्शनल होता है, जो इतने सारे कैरेक्टर को गवर्न करता है। ओके, तो इसमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए बनेगा, इंट्रॉन एक्सॉन आएगा, फिर इंट्रॉन को रिमूव करेंगे, तो ये सब प्रोसेसिंग इसके अंदर नहीं होगी, क्योंकि पूरा इंट्रॉन रहेगा। और इसे पॉलीसिस्ट्रॉनिक मतलब पूरा ही चेन, कहीं इंटरप्शन नहीं है, सब पॉलीपेप्टाइड चेन कोड कर, जबकि इसमें इंटरप्शन इंट्रॉन एक्सॉन है, तो मोनोसिस्ट्रॉनिक। यूकैरियोट के अंदर मोनोसिस्ट्रॉनिक। ठीक, ये समझ में आ गया। अब कराएंगे ट्रांसक्रिप्शन। आगे ट्रांसक्रिप्शन यहाँ होगा ट्रांसक्रिप्शन में नॉन कोडिंग स्टैंड वाला जाएगा 3:5, यही है नॉन कोडिंग स्टैंड, ये है कोडिंग स्टैंड जाएगा। तो एमआरएनए बन, कोई भी एमआरएनए नहीं डायरेक्ट बनेगा, एचएनआरएनए बनेगा। उसको बताया था ना कौन बनाया था, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। ओके, ये कौन सा आरएनए, एचएनआरएनए, 5' 3'। देखिए ट्रांसक्रिप्शन हुआ, पहले एमआरएनए नहीं बना, एचएनआरएनए बना यूकैरियोट के अंदर, और इसके अंदर अभी इंट्रॉन एक्सॉन सब पड़ा है, फंक्शनल पार्ट नॉन फंक्शनल पार्ट सब पड़ा है। अच्छा, अब एचआरएनए जो होता है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी कहते हैं इसे, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट अनस्टेबल होता है, इमेच्योर होता है, उम्र कम है ना, इमेच्योर, इमेच्योर प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए, प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए। 4 पॉइंट बताएं, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है, अनस्टेबल होता है, इमेच्योर होता है, प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए, इसके बाद एमआरएनए बनेगा। इंट्रॉन एक्सॉन मतलब फंक्शनल नॉन फंक्शनल पार्ट आरएनए में भी लेके जाए, तो हम क्या करेंगे, इस नॉन फंक्शनल पार्ट वाले इंट्रॉन को हम रिमूव करेंगे और एक्सॉन को जोड़ेंगे,
आगे 5' इन 3'। यहाँ बचा सिर्फ एक्सॉन 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 एक्सॉन। क्या किया? रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग ऑफ द एक्सॉन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग डेफिनेशन कहाँ लिखे? रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, नॉन फंक्शनल पार्ट वाला ना, एंड ज्वाइनिंग ऑफ द एक्सॉन। ठीक है। अब जो बना mRNA, mRNA बन गया। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग ऑफ द एक्सॉन बन गया mRNA। स्प्लाइसिंग प्रोसेस हुआ। hnRNA से mRNA बना। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट अनस्टेबल से स्टेबल, इमेच्योर से मैच्योर। अच्छा, इस स्प्लाइसिंग को करने के लिए हमें एक कॉम्प्लेक्स की जरूरत पड़ती है, जिसे हम स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स, स्प्लाइसियोसोम स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स इंट्रॉन को रिमूव करना है, आरएनए का पार्ट है। तो स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स में सबसे पहला जो कंस्टिट्यूएंट होता है आरएनए इंडोन्यूक्लियेज। क्यों? क्योंकि आरएनए से हमें एक पार्ट को निकालना, कोई भी पार्ट हो, इंट्रॉन हो तो आरएनए इंडोन्यूक्लियेज प्लस एमजी प्लस आरएनए न्यूक्लियेज प्लस एमजी प्लस आरएनए लाइगेज जोड़ना है, काटना है फिर जोड़ना है। आरएनए इंडोन्यूक्लियेज एमजी प्लस आरएनए लाइगेज एसएनआरएनए और एटीपी एसएनआरएनए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए प्लस एटीपी पूरा लग गया। ये सब प्रोकैरियोट के अंदर हो रहा। स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स के कंस्टिट्यूएंट आरएनए इंडोन्यूक्लियेज, क्योंकि इसके अंदर से इंट्रॉन को रिमूव करना है तो इंडोन्यूक्लियेज की जरूरत पड़ेगी, फिर सबको जोड़ना है तो आरएनए लाइगेज की जरूरत पड़ेगा, एनर्जी लगेगी, एटीपी की जरूरत पड़ा, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए एमजी प्लस। ठीक है। इन सब को मिला के एसएनआरपी आरएनए एसएनआरपीएस मतलब स्मॉल न्यूक्लियर राइबोस न्यूक्लियर प्रोटीन पार्टिकल। ठीक है, या इसी कहते हैं स्नेरिक्स SNURPS। इसका फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। एक ही स्टेप में इतना सारा करना पड़ा। ट्रांसक्रिप्शन हुआ, एचएनआरएनए बना, नॉन फंक्शनल फंक्शनल दोनों था, तो फंक्शनल को रखने के लिए और नॉन फंक्शनल को हटाने के लिए एक प्रोसेस किया स्प्लाइसिंग, जो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन हुआ। स्प्लाइसिंग में कॉम्प्लेक्स लगता है स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स, जिसमें आरएनए इंडोन्यूक्लियेज काटने के लिए, आरएनए लाइगेज जोड़ने के लिए, इसमें सब में एनर्जी लगेगी एटीपी Mg+2। इन सब को मिला के हम कहते हैं SNRP स्मॉल न्यूक्लियो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। अच्छा, ये पूरा हो गया। अब ये किसी से रिएक्ट न करे mRNA, इसलिए इसके 5' एंड पर एक 7 Mg 5' एंड पर एक 7 Mg का, और 3' एंड पर भी
ठीक। C1Mg कैप, इसका मतलब क्या है? C1Mg कैप का मतलब है राइबोन्यूक्लिक, C1Mg कैप 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को 5 डेसिमल पे आके जोड़ देते हैं। ठीक, अगले नंबर पे इस एंजाइम को जोड़ने के लिए लगता है एंजाइम गुआनिल ट्रांसफेरेज एंजाइम, गुआनिल ट्रांसफेरेज एंजाइम। और इस पूरा प्रोसेस को कहते हैं हम कैपिंग, टोपी पहनाना, कैपिंग। ये सब तो ऐसे ही पूछा बस। कैपिंग के लिए किस मटेरियल, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, किस एंड पे करते हैं? 5 डेसिमल, ये पूछ लेगा। देखिए दिख रहा है नहीं? दिख रहा है, सब गूंच हो गया एक ही। अच्छा, 5 डेसिमल वाला समझ में आ गया। 3 डेसिमल पे 200 से 300 रेजिड्यू एडेनिन न्यूक्लियोटाइड जोड़ देंगे। 200 से 300 रेजिड्यू बचे कुछ, 200 से 300 रेजिड्यू एडेनिन न्यूक्लियोटाइड ला के जोड़ देंगे, जिसे हम कहेंगे पॉली एटेल 200 से 300 रेजिड्यू एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, इसे कहते हैं पॉली एटेल। और इसे एंजाइम में लगेगा पॉलीमेरेज, जोड़ने के लिए पॉलीमेरेज। इस प्रोसेस को कहेंगे पॉलीएडेनाइलेशन, पॉलीएडेनाइलेशन। अभी सब एक बार रिवाइज करेंगे। पॉलीएडेनाइलेशन, इस प्रोसेस को कहेंगे टेलिंग। अभी कंप्लीट mRNA पड़ा हुआ है, ट्रांसलेशन के लिए तैयार है। एक बनाया हम इस पर बता देंगे। ये पूरा अब mRNA ट्रांसलेशन के लिए तैयार है। अब ये mRNA न्यूक्लियस से बाहर यूकेरियोटिक है, साइटोप्लाज्म में आएगा, राइबोसोम इससे जुड़ेगा और ट्रांसलेशन की प्रोसेस चलेगी, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। पूरा समझ में आ गया? फिर गिर गया, 3 बार गिर गया आज। इसे समझेंगे। डबल स्टैंडर्ड डीएनए, नॉन कोडिंग स्टैंड, कोडिंग स्टैंड, ट्रांसक्रिप्शन हुआ जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, नॉन कोडिंग स्टैंड, और ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट किया। ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो पहले बना एचएनआरएनए जो अनस्टेबल है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, इमेच्योर है, नॉन फंक्शनल भी कह सकते हैं क्योंकि उसमें नॉन फंक्शनल वाला पार्ट ज़्यादा है, इंट्रॉन एक्सॉन। अब इसको रिमूव करने के लिए इस प्रोसेस चला स्प्लाइसिंग, जो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग ऑफ द एक्सॉन। इस प्रोसेस करने के लिए कॉम्प्लेक्स जो काम आता है, स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स, जिसमें काटा तो आरएनए इंडोन्यूक्लियस, जोड़ा तो आरएनए लाइगेज, एनर्जी की जरूरत पड़ी थी एटीपी, Mg+2, एसएनआरएनए। इस पूरे प्रोसेस को जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लगे इसको स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन। स्प्लाइसिंग होने के बाद सिर्फ एक्सॉन बचता है, किसी से रिएक्ट ना करे तो इसके 5 डेसिमल पे एक टोपी पहना देते हैं 7Mg कैप का, कंपनी का नाम है 7Mg कैप, वही पहना देते हैं, रिएक्ट न करे किसी। 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंजाइम लगता है, गुआनिल ट्रांसफेरेज एंजाइम, और प्रोसेस का नाम होता है कैपिंग। 3 डेसिमल पे 200-300 रेजिड्यू एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, जो बचे कुछ एडेनिन होते हैं, रेजिड्यू होते हैं, एडेनिन के रेजिड्यू, उसे जोड़ देते हैं, उसे कहते हैं पॉली एटेल
पॉलीमरेज एंजाइम, इस प्रोसेस के पॉली एडेनाइलेशन, पूरे प्रोसेस में लगा 10। अभी पूरा mRNA ट्रांसलेशन के लिए तैयार है, ठीक है। ट्रांसलेशन में जाएगा और धड़ाधड़ प्रोटीन बनाएगा, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में उतरेगा, उतरने के बाद mRNA लगेगा और ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करेगा। अच्छा, ओरिजिन ऑफ लाइफ के समय आरएनए ही पूरा काम करता था। आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, आरएनए वर्ल्ड में हमने पढ़ाया था। ओरिजिन ऑफ लाइफ के समय भी आरएनए इस जेनेटिक मटेरियल था, उसी के इर्द गिर्द सारी प्रोसेसेस गुजरते थे, तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल। लेकिन अब क्योंकि स्टेबिलिटी के उसके अंदर उतना नहीं है, इसलिए इस समय जेनेटिक मटेरियल डीएनए। अब बहुत सारे सर्च हूँ, आगे पढ़े पहले लेक्चर दूसरे लेक्चर में सब, तो अब जेनेटिक मटेरियल। लेकिन उस समय के हिसाब से देखा गया तो प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन 3 एनसीईआरटी लिखती है। इतना ही सब पूरा पढ़ नहीं है ना, ये पूरा प्रोसेस यूकैरियोट के अंदर, एक सिंगल प्रोसेस प्रोकैरियोट के अंदर नहीं चल, जो अभी यही बताए थे। सिग्मा फैक्टर जुड़ा, हट गया, 2 अल्फा प्लस बीटा बीटा कोर एंजाइम इलोंगेट किया, लास्ट जाकर रू फैक्टर टर्मिनेट कर दिया, नेसेंट mRNA फास्ट, वही प्रोकैरियोट में खत्म। पूरे प्रोकैरियोट के अंदर एक भी प्रोसेस नहीं चाहिए, मतलब चाहे टेलिंग हो, कैपिंग हो, स्प्लाइसिंग हो, स्प्लाइसिस कॉम्प्लेक्स, कुछ नहीं इसमें अंदर होगा, इंट्रॉन भी नहीं होगा। अब 3 बातें हैं, एक है इंट्रॉन का प्रेजेंस, एक स्प्लाइसिंग का होना, और एक स्प्लिट जीन अरेंजमेंट का होना क्या दर्शाता है। उसके बाद हम लेक्चर को एंड करेंगे। कितना टाइम हो गया एक बार देखना हो, 1 घंटा 1 मिनट रहेगा, मिटाते हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ के समय दिखाया गया कि पूरी प्रोसेस आरएनए के इर्द गिर्द घूमती थी, तो आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल था, लेकिन उतना स्टेबिलिटी न होने के कारण उसे हटा के डीएनए को जेनेटिक में हटा के, क्या मतलब इतना रिएक्टिव था कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने के स्टेबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा। 3 पॉइंट है, उसको लिख के लेक्चर को इन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला, बीटा पूछेगा, इसमें कुछ टेक्निक नहीं है। प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन, दूसरा प्रेजेंस ऑफ स्प्लाइसिंग, तीसरा प्रेजेंस ऑफ स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। तीनों प्रोसेस के पता है। अरेंजमेंट इंट्रॉन क्या होता है, नॉन फंक्शनल पार्ट होता है, यही तो हट गया था, इसलिए स्टेबिलिटी चली गई, तो डीएनए। स्प्लाइसिंग रिमूवल ऑफ इंट्रॉन और ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट डबल स्ट्रैंड इंट्रॉन एक्सॉन, तो जीन स्प्लिट है। स्प्लाइसिंग डायरेक्ट लिख देते हैं, प्रेजेंस ऑफ स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का होना रिप्रेजेंट करता है डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड, डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट करता है एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम, एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम। और प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन रिप्रेजेंट करता है रेमिनिसेंस ऑफ एंटीक्यूटी, रेमिनिसेंस ऑफ एंटीक्यूटी का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिमिटिव कैरेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिमिटिव कैरेक्टर। ओके, लेक्चर को यहीं पे करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।